हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के आज के सेशन के साथ हाजिर हो गए हैं हम फिर से। जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, शॉर्ट न्यूज़, साथ के साथ में एडिटोरियल एनालिसिस लेकर के। इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहले तो पॉलिटिकल एंगल है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उसको देखेंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, WHO जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में असम का जो है एक नया स्थल जुड़ गया है, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर मान लीजिए सांस्कृतिक धरोहरों की बात की जाए तो ऐसा पहली बार हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट का कोई जगह जो है वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके साथ ही इन यूनेस्को की अब हेरिटेज साइट्स में इंडिया की कितनी सिटीज़ हो जाएंगी, लगभग 43 जो स्थल कहने चाहिए, या फिर सिटीज़ नहीं स्थल कहने चाहिए, या फिर आपको स्मारक हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए, इस तरीके की अलग अलग कैटेगरीज में लगभग 43 जो स्थल हैं यूनेस्को में अब भारत से शामिल हो गए हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ के साथ में और भी एक दो न्यूज़ है जिसको इन डिटेल देखेंगे, स्टैटिक और करंट दोनों को बेस बना करके चलेंगे। साथ के साथ में एडिटोरियल को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो एडिटोरियल हैं बेसिकली, एक तो एजुकेशन से रिलेटेड है। बच्चों के एजुकेशन में एक अपार स्कीम चलती है गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पर बेसिकली ये अपार स्कीम जो है वो बच्चों का डाटा एक जगह पे स्टोर करने के लिए बनाई गई एक स्कीम है। तो इसको लेकर के अभी क्या चैलेंजेस है इसके बारे में बात करेंगे। और डाटा प्राइवेसी की जब बात आती है तो बच्चों के डाटा की प्राइवेसी से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में एक एडिटोरियल है, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो एडिटोरियल रहेगा वो बिम्स्टेक को लेकर के है। बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। साथ के साथ में अभी जो है सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया इस बार जो है बिम्स्टेक की अध्यक्षता करेगा, तो दूसरी बार फिर से अध्यक्षता करने जा रहा है बिम्स्टेक की इंडिया, इसलिए भी रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है बिम्स्टेक की। तो देखेंगे क्या है इनमें कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, साथ के साथ में क्या रिलेवेंस है, क्या इश्यूज़ है इन सारे मेंबर कंट्रीज़ के, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक्स की चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या हाइलाइट्स में अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमको कौन सी न्यूज़ डिस्कस करनी है। ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। पेन बहुत ज़्यादा ही मोटा हो गया है, ज़रा इसको पतला कर लिया जाए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इट इफ़ गवर्नर्स आर सबवर्टिंग फेडरलिज्म। यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर संघीय ढांचे को गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो हैं वो क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा। बेसिकली मुद्दा कहाँ पर है, हमने कुछ महीनों पहले डिस्कस किया था कि केरला जो है वो उन्होंने अपने यहाँ पर बहुत सारे जो बिल पास करने के लिए राज्यपाल के पास भेजा था, और केरला गवर्नमेंट के कई सारे जो बिल्स थे उसको जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने पास रख लिया था। बेसिकली राज्यपाल ने वो सारे बिल्स राष्ट्रपति को क्या दिए थे, एक तरीके से जो उनका पावर होता है आर्टिकल 201 के तहत उसका यूज़ करके राष्ट्रपति को ट्रांसफ़र कर दिए थे। और इसकी वजह से केरला के कई सारे बिल जो है वो पेंडिंग में थे, और इसके ऊपर अभी पिटीशन डाली गई थी केरला गवर्नमेंट के द्वारा, और पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि क्या इस तरीके से किसी गवर्नर को अधिकार है कि वो इन तरीके की चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में जो उनको अधिकार दिए हुए हैं उनका प्रयोग करके किसी स्टेट को सप्रेस करने की कोशिश करे। तो इसको लेकर के बेसिकली मुद्दा था। कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके ऊपर में हम बातचीत करेंगे। इट मीन्स कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इंटरवीन करेगा इस सारे मुद्दे में। तो इसको देखेंगे हम। चूंकि ये संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल एक बहुत बड़ा सर्वोच्च पद होता है, संवैधानिक पद होता है, और जैसा कि हमें मालूम है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, और साथ के साथ में जो न्यायपालिका है, ये तीनों पृथककरण का सिद्धांत फॉलो करते हैं, यानी कि पावर ऑफ सेपरेशन। ये आर्टिकल 50 के तहत आता है DPSP में। तो यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें ये होती हैं कि कोई एक दूसरे के मामले में इंटरवीन नहीं करेगा, बट यहाँ पर चूँकि गवर्नर के द्वारा अगर कोई चीज़ इस तरीके से की जा रही है जिसकी वजह से स्टेट जो है वो लॉस में जा रहा है, या फिर फेडरलिज्म का जो ढांचा है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर बोला जाता है ना, मूल जो बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा जो बोला जाता है उसके तहत आ जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस मामले में इंटरवीन सुप्रीम कोर्ट करेगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि कई सारे स्टेट नीति आयोग को बायकॉट कर रहे हैं। बेसिकली नीति आयोग को बायकॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा कहना है बाकी सारे स्टेट्स का कि जिस पर्पस से नीति आयोग को बनाया गया था वो पर्पस नीति आयोग फुलफिल नहीं कर रही है। इट मीन्स क्या, नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पर रिप्लेस किया गया था 2015 में, और यहाँ पर जब रिप्लेस किया गया था तो नीति आयोग का काम क्या था, एक बॉटम अप अप्रोच लेकर के चलना। बॉटम अप अप्रोच कहने का क्या मतलब है कि कोई जो बिल्कुल नीचे की जो संस्था है उसके साथ
साथ बिल्कुल टॉप की जो संस्था है या फिर गवर्नमेंट है उसका तालमेल बिठाना। इट मीन्स कि समझ लीजिए बिल्कुल हाई पावर पे जो लोग बैठे हुए हैं टॉप लेवल पे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और बिल्कुल लोकल लेवल पे यानी कि ग्राम पंचायत वगैरह जो हैं, उनके बीच में एक कड़ी के रूप में नीति आयोग की रिलेवेंस देखी जाती है। स्टेट्स और सेंटर के बीच में संबंधों को स्थापित करने के लिए नीति आयोग की रिलेवेंस देखी जाती है। लेकिन अभी कुछ सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जिसकी वजह से नीति आयोग की जो रिलेवेंस है वो कई स्टेट्स को ऐसा लग रहा है कि वो घट रही है और नीति आयोग गलत तरीके से काम कर रही है। मीन्स कि जिस वजह से इसको बनाया गया था उसको ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे स्टेट्स बायकॉट कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत कोई और नहीं करता, ममता दीदी ही करती हैं हमारी। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी जी ने क्या किया है, बायकॉट करने की बात की है नीति आयोग को। इसके बारे में बात करेंगे। और नीति आयोग क्या है, उसकी संस्था कैसे, उसके फॉर्मेशन होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अगली जो हमारा न्यूज़ है वो क्या है, रॉयल ब्यूरियल माउंट्स एट अ होम डायनेस्टी फ्रॉम। यहाँ पर जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अब जो है असम का एक जगह जो बेसिकली सावधान वाला एरिया है, जहाँ पर क्या किया जाता है, जितने भी डायनेस्टीज़ थी पुराने समय में, उस समय में कहना चाहिए कि जो शमशान होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े राजघराने के लोगों की बॉडीज़, डेड बॉडीज़ को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था, वो पूरा एरिया, वो पूरा माउंट जो है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और इस तरीके से ये पहला किसी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया का कोई पहला स्थल होगा जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ेगा। स्पेशली जब बात की जाएगी सांस्कृतिक स्थलों की, इसके पहले कांजीरंगा नेशनल उद्यान और मानस राष्ट्रीय जो पार्क है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी जो है अगर सांस्कृतिक स्थलों की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से पहली बार कोई सांस्कृतिक स्थल जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल हो रहा है। तो हम इसके बारे में भी देखेंगे। साथ के साथ में यूनेस्को की जो लिस्ट जारी होती है अलग अलग, जैसे कि वो 3 कैटेगरीज में जो लिस्ट जारी करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। यूनेस्को में लेटेस्ट कौन जुड़ा है इसके बारे में भी, साथ के साथ में यूनेस्को के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोनों टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है ये और अच्छे से देखेंगे। अगली जो न्यूज़ है 219 प्रपोजल्स ऑफ फॉर हाई कोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जवाब आया है और जो सदन होता है वहाँ पर क्वेश्चन आंसर का चीज़ चलती रहती है जैसे ही सत्र स्टार्ट होता है। जैसे अभी मानसून सेशन चल रहा है तो मानसून सेशन में जो है सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उनके जो मंत्री होते हैं उनसे विपक्षी पार्टी के लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ पे लगभग 357 जो पोस्ट हैं हाई कोर्ट में जजेस की वो वैकेंट है, खाली पड़ी हुई हैं। और इसको ही भरने को लेकर के क्या प्रोग्रेस की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके जवाब में गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी 219 यानी कि 219 जो सीटें इस बार अभी प्रपोजल रखा गया है हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी सीटों को भरने के लिए। तो किस तरीके से हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट होता है इसके बारे में बात करेंगे। कोलेजियम सिस्टम के थ्रू सारी चीज़ें होती हैं तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। अगला है ये जो 2 एडिटोरियल हैं बेसिकली, एक तो बे ऑफ बंगाल और बिम्स्टेक से रिलेटेड है, दूसरा जो है वो चिल्ड्रंस का जो पर्सनल डाटा किस तरीके से यूज़ हो रहा है, क्या ये कितना लीगल है, इसके बारे में बात करता है। तो दोनों ही आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से हम देखेंगे और क्या उसमें चीज़ें लिखी गई हैं उसमें आपकी समझ किस तरीके से विकसित होगी इसके ऊपर में बात करेंगे। तो ये कुछ रूपरेखा है, ओवरव्यू है जिसके ऊपर आज हमें डिस्कशन करना है। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन इफ गवर्नर्स आर सबवर्टिंग फेडरलिज्म। यहाँ पर बात बोली जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अग्री हो गया है इस बात पर कि अगर कोई भी गवर्नर जो है वो फेडरलिज्म यानी कि संघीय ढांचा या फिर संघवाद का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, इंटरवीन करेगी। और संघवाद का ढांचा होता क्या है, फेडरलिज्म मीन्स कहने का ये होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों क्या है अपने अपने स्वतंत्रता के साथ में बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अपने अपने पावर्स का यूज़ करें। ठीक है, यहाँ पर केंद्र वर्सेस राज्य नहीं हो, यहाँ पर केंद्र और राज्य हो। और राज्य कहने का मतलब है कि दोनों मिल कर के काम करें और साथ के साथ में स्वतंत्र भी रहें एक दूसरे से, कोई भी जो है वो दूसरे के काम में अड़ंगा ना लगाए और इंटरफेयर ना करे, आसानी से दोनों ही क्या करें एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बना करके काम करें। इसको क्या कहते हैं, संघवाद यानी कि फेडरलिज्म।
और इसी को लेकर के अभी जो पूरा मुद्दा हुआ है, बेसिकली मुद्दा क्या था, थोड़ा सा पुराना है ये मुद्दा, 1.5-2 महीने पुराना होगा, जिसमें हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि केरला गवर्नमेंट की बहुत सारे बिल्स, लगभग 12 to 13 बिल्स जो थे जिसको केरला गवर्नमेंट ने पास किया था। और केरल में आपने बेसिकली जब भी अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, आपने देखा है कि केरल जो है वो बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स लेकर के आता रहता है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो, चाहे वो सोशल जस्टिस के मामले में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, नए नए तरीके की अगर डिजिटल फील्ड में बात की जाए तो केरला में कई सारे जो है वो नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इन इनिशिएटिव्स के लिए उसको बहुत सारे बिल जो है वो पास कराने पड़ते हैं, और जब बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है वहाँ के, स्पेशली स्टेट लेजिस्लेचर में तो बहुत कम जगह पे 2 सदन है, सिंगल सदन का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर होता ये है कि जहाँ पर सदन से तो पास हो जाती हैं चीज़ें, बट जब उसको गवर्नर के पास में भेजा जाता है, तो केरल में जो गवर्नर हैं उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि उनने बहुत सारे जो बिल्स हैं इनमें से उनको विथ होल्ड करके रख लिया था और आगे राष्ट्रपति के एक तरीके से सिफारिश के लिए भेज दिया था। 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड। एक तो होता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या है, इसके तहत किसी राज्यपाल को ये शक्तियाँ दी जाती हैं कि किसी बिल के ऊपर में उनको असेंट देना है या नहीं, या फिर उसको विथहोल्ड करके रखना है। ये बात यहाँ पर है 200, आर्टिकल 200 यानी कि अनुच्छेद 200। दूसरा जो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 201। ये बेसिकली क्या पावर देता है, ये बेसिकली गवर्नर को पावर देता है कि कोई भी बिल जो उसको ऐसा लगे, गवर्नर को ऐसा लगे कि राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए भेजा जाना चाहिए और इस पर राष्ट्रपति को डिसीजन लेना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 201 क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 201 जो गवर्नर होते हैं वो राष्ट्रपति को ऐसे सारे जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो बिल होते हैं उसको वहाँ पर रेफ़र कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पर पूरा मुद्दा जो है इन्हीं 2 आर्टिकल्स को लेकर के है, और ये पूरा जो न्यूज़ बेसिकली ये है कि अभी तक जनरली सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ये चीज़ में बिलीव करती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है, डीपीएसपी का आर्टिकल 50। तो डीपीएसपी का आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, यानी कि पृथककरण के सिद्धांत की बात करता है, जहाँ पर बोला जाता है कि न्यायपालिका जो है वो अपनी जुडिशरी जो है आपकी वो लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से क्या रहेगी, बिल्कुल अलग अलग तीनों काम करेंगे और कोई किसी के मामले में इंटरवीन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मुद्दा किसका आ गया है, संघवाद का, और फेडरलिज्म जो है वो आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है। अकॉर्डिंग टू केशवानंद भारती केस जो 2017-18 का आया था, उसमें जो है बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि कौन सा टॉपिक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। लेकिन अगर बात की जाए संघवाद की, फेडरलिज्म की, तो ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये क्लियर कट बोला जाता है कि संघवाद जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसमें इंटरवीन कर सकता है, और इसी को बेस बना करके अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो पिटीशन डाली गई है अगेंस्ट गवर्नर उसके ऊपर में बातचीत की जाएगी। आगे चल के फिर से पर हियरिंग होगी, ये मुद्दा फिर से आकर के क्लियर होगा कि क्या किसी भी गवर्नर को जो भी असेंट देने से विथहोल्डिंग के लिए जो भी पावर मिली हुई है बिल्स के ऊपर में, वो कितने हद तक है, उसका दायरा कितना है, इसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो आई होप आपको मुद्दा समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर, संघवाद जाकर के टॉपिक रिवीजन कर लीजिएगा, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 और साथ के साथ में डीपीएसपी का आर्टिकल 50। कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं ना, जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको रिपीटेशन देखने को मिलता है, एक बार जाइए, उससे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, लिंक कैसे करना है, और उसको जा करके आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगला जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जो संघवाद से ही रिलेटेड है, कहना चाहिए कि कोऑपरेशन का जब बात आती है, सहकारिता की जब बात आती है, तो हमेशा केंद्र और राज्य के बीच में कोऑपरेशन बनाने के लिए इस तरीके की संस्थाएं बनाई जाती हैं, और ये कोऑपरेशन का काम करते हैं। इसके पहले योजना आयोग थी, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में 1951-52 के बाद में जो योजना आयोग बनी थी, वहाँ पर भी काम क्या था कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से कराना है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक कड़ी बनना है, एक समन्वय लाना है, एक कोऑर्डिनेशन लाना है। लेकिन 2015 में क्या किया गया, योजना आयोग को रिप्लेस किया गया और इसकी जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म आप बताएंगे नीति आयोग का क्या होता है, बहुत ही कहना चाहिए कि बेसिक सा है,
लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम्स वगैरह में। तो नीति आयोग से अभी क्या है, कुछ सारे स्टेट्स जो हैं वो बॉयकॉट कर रहे हैं, बेसिकली उनकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे हैं। और सबसे पहला नाम जो है वो वेस्ट बंगाल का है। वेस्ट बंगाल जो है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि अब नीति आयोग उतना रिलेवेंट रह नहीं गया है, जो उसके मुद्दे हैं वो सही तरीके से क्या है काम नहीं कर रहा है, पक्षपात वाली चीज़ें हैं, सेंटर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है और एक सेंटर की एजेंसी के रूप में ही काम कर रहा है, जिससे कि बाकी सारे एजेंसीज़ के ऊपर में क्या लगाया जाता है, एलिगेशन लगाया जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि नीति आयोग देयर वाज नो होप और स्कोप। यहाँ पर नीति आयोग के लिए इन्होंने बोला है कि अब नीति आयोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर ना कोई होप है, ना ही कोई स्कोप है राज्यों के लिए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस सारी मीटिंग्स से बायकॉट हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो मेज़र है वो बहुत सारे स्टेट्स ने लिया है। अब इसकी वजह से नीति आयोग आ गया है चर्चा में। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की बात हो जाए तो सबसे पहले मैंने बताया योजना आयोग को रिप्लेस करके किसको बनाया गया है 2015 में नीति आयोग। जब नाम में योजना आयोग है तो काम क्या होगा, वो काम होगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन बनाना है और नई नई स्कीम्स बनानी है, सो दैट केंद्र और राज्य दोनों अच्छे से मिलकर के काम कर सके, डेवलपमेंट हो सके। साथ के साथ अगर बात की जाए इसके अध्यक्ष के बारे में, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही उन उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में एक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री ही चुनते हैं। दूसरी बात है कि ये काम क्या करते हैं, इस नीति आयोग में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो यहाँ पर सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री रिकमेंड करें, जो भी केंद्र शासित प्रदेशों के बाकी मंत्री जो होते हैं इस नीति आयोग में सदस्य होते हैं। और ये बेसिकली क्या काम करता है कि एक कोऑर्डिनेशन बनाना है, सभी राज्य जो हैं राज्य मिल करके सेंटर के साथ बैठते हैं और अलग अलग राज्यों के लिए क्या पॉलिसी बनानी है, उनके क्या चैलेंजेस है, उसके ऊपर में बातचीत होती है और एक सही स्ट्रक्चर जो है वो बन करके तैयार होता है कि किस राज्य की क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उसको किस तरीके से टैकल करना है। साथ के साथ में हमारा ग्रामीण समाज है, चाहे अर्बन एरिया है, उसको किस तरीके से लेकर के चलना है। तो इन सब को लेकर के गवर्निंग काउंसिल में ये सारे सदस्य होते हैं, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं। इसमें और भी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदें आपको मालूम है कि हमने इंडिया में 5 जो है क्षेत्रीय परिषदें बांट दी है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट वेस्ट और जो मिडल वाला एरिया है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कुछ जो स्टेट्स हैं, कुछ जो रीजन्स हैं, उनको मिला करके ये कुछ परिषदें बनाई गई हैं और इनका अलग भी एक मीटिंग होती है और नीति आयोग में भी ये आते हैं, ठीक है, और अपने अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएँ होती है उसके बारे में बात करते हैं। अगर इसकी बात की जाए कि इसमें जो है कितने सदस्य पदेन होते हैं, तो यहाँ पर बात की जाए तो 2 सदस्य पदेन होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर कि कौन कौन से लोग होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक चुना जाता है, जो कि सचिव रैंक का, एक सेक्रेटरी रैंक का एक व्यक्ति होता है और वो क्या काम करता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए अपना जो है क्या देता है, आउटपुट इनपुट जो भी देना है, उनको सजेशन देना है, ये सारे काम करता है। तो नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बेसिकली नीति आयोग का महत्व क्या है, अभी मैंने बताया कि राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, इस तरीके का सारा काम है। बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं करेंगे क्योंकि आपको जनरली चीज़ों के बारे में पता होता है, बस थोड़ा सा उसको रिवाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है अब अगला, इसके ऊपर में हम ज़रूर बहुत बात करेंगे। ये बेसिकली जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो बैठक है, यूनेस्को की बैठक अभी यहीं हमारे इंडिया में ही हो रही है और ये जो है कौन से नंबर की बैठक है, तो सबसे पहले तो ये आपको बता दिया जाए कि ये 46 सेशन है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का और ये कहाँ पर हो रहा है, इंडिया के अंदर ही हो रहा है। तो ये आपसे पहला प्रश्न तो बन सकता है कि ये 46th मीटिंग है। दूसरी बात ये है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चूँकि अब इंडिया में हुआ है तो ये तो ज़रूरी बनता है ना कि इंडिया के किसी एक स्थल को तो शामिल किया ही किया जाए। तो इस बार किसे शामिल किया गया है, असम के ये जो आपको जो माउंट्स दिख रहे हैं इनको शामिल किया गया है। ये बेसिकली माउंट्स है क्या, तो यहाँ पर जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे अहोम डायनेस्टी के, असम में अहोम डायनेस्टी थी, वहाँ पर ये सारे स्थलों में बहुत सारे शवों को क्या किया गया है, दफनाया गया है बेसिकली। तो ये जो पूरा एरिया है अब यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है और इंक्लूडिंग दिस प्लेस अब जो है टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हो गए हैं इंडिया से, 43। इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के कितने विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की साइट में शामिल हैं, तो लगभग क्या टोटल 43 जो हैं वो स्टेट्स, वो जो स्थल जो हैं वो शामिल हो गए हैं यूनेस्को में इस असम के इस स्थल को लेकर के, ठीक है। इसके पहले 42 थे, अब +1 हो गया है। अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर
स्टेट के बारे में, इस पूरे स्थल के बारे में, तो यहाँ पर ये जो रॉयल बुलियन माउंट्स है जो कि असम के अंदर है, बुरियल माउंट्स जो इसको बोला जाता है, ये बेसिकली क्या है, 700 साल पुराना जो ये पूरा एक तरीके का माउंट है मैंने बताया, और ये जिस डायनेस्टी से बिलोंग करता है उसका लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी के अंदर में असम के अंदर में क्या था, शासन चलता था, उस समय की ये चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, तो इसको भी याद में रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है, इसको लोकल लैंग्वेज में, जिस स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है उसको लोकल लैंग्वेज में चराई देव बोला जाता है। चराई देव मैदान इसको नाम बोला जाता है। क्या है ये, अहोम जो डायनेस्टी थी उनका एक प्राचीन मिस्र पिरामिड है। मिस्र पिरामिड में क्या होता है, बेसिकली जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको ही रखा जाता है, बिल्कुल उसी की तर्ज पर इसको बनाया गया है। और ये मैदान कहाँ पर है, असम के जो ताई अहोम समुदाय हैं उनके जो पूरा एरिया जो था उस समय में, उनके द्वारा ये पूरा मॉल जो है वो तैयार किया गया था। लगभग 13वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी तक का इनका टर्न पीरियड था। साथ के साथ में अहोम राजघरानों से ये पूरा जो स्थल जो रिलेट करता है, और साथ के साथ में यहाँ पर क्या किया जाता था, पार्थिव अवशेष जितने भी होते थे यानी कि डेड बॉडीज़ होती थी उसको साजो सामान के साथ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था इस स्थल में। तो अहोम डायनेस्टी के जितने भी लोग जब डेड बॉडीज़ होती थी उनकी, तो उनको उनके सारे साजो सामान के साथ में इस स्थल में क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। अगर बात की जाए कि अब तक ये जो पूरा खोजा गया है उसमें लगभग 386 मैदान इस तरीके के मिले हैं पूरे असम के अंदर में, जो कि अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड हैं। जिसमें बात की गई है कि लगभग 90 जो हैं वो शाही दफन एरियाज़ हैं, बाकी और भी सारे एरियाज़ हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है चराई देव के बारे में। नाम याद रखिएगा, इसको रॉयल बुरियल माउंट्स या फिर चराई देव माउंट्स जो है या फिर मैदान जो है वो बोला जाता है। अगर बात की जाए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने से अब क्या होगा, तो जिन भी स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया जाता है उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो जाती है, और सही तरीके से। ठीक है, तो अब जो है इस क्षेत्र का आपको विकास दिखेगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि अब ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जनरली जब फॉरेनर्स इंडिया में घूमने के लिए आते हैं तो वो सर्च करते हैं आपके यहाँ पर, तो सर्च करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन वो यही चुनते हैं कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। और जब उनको पता चलता है कि भाई यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया से ये सारे स्थल हैं, और अगर हम इंडिया घूमने के लिए जा रहे हैं तो फिर वो उन सारी जगहों पर क्या करते हैं, विजिट करना पसंद करते हैं। तो अब जो ये स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो गया है, तो अब इसकी वजह से वहाँ पर पर्यटन ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होगा, और उस एरिया की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी डेवलप होगी। और जो कल्चरल इफेक्ट जो है वो तो है ही, इंपॉर्टेंस तो है ही। अगर बात की जाए अहोम डायनेस्टी के बारे में, तो अहोम डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी, चाओ लुंग सिउकाफा ने की थी। कब की थी, 1253 में, यानी कि 1253 में। याद रखिएगा, ये जो पूरा शासन है लगभग 600 सालों तक चला था, और इसी से रिलेटेड अभी जो स्थल है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पूरा जो ये एरिया था इस पर कब्जा जो है वो 1826 में क्या किया था, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक, अब अगर बात की जाए कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो 3 लिस्ट, बेसिकली 3 आधारों पर क्या करती है, लिस्ट जारी करती है। सबसे पहले उसमें जो स्थल शामिल होते हैं वो होते हैं प्राकृतिक स्थल। दूसरे प्राकृतिक स्थल कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई नेशनल पार्क वगैरह हो गया है, कोई बड़ी लेक वगैरह हो गई है, इस तरीके की चीज़ों को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। पहला क्राइटेरिया प्राकृतिक स्थलों का होता है। दूसरा क्राइटेरिया किसका होता है, दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो सांस्कृतिक स्थल होते हैं। सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होती है, संस्कृति से जुड़े हुए चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंस रखती है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है मिश्रित, जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों स्थलों के कुछ ना कुछ विशेषताएं जो है वो शामिल होती हैं। तो इस तरीके से बात की जाए तो ये 3 लिस्ट के आधार पर यूनेस्को अपनी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट जारी करती है। और अभी जो अहोम डायनेस्टी की चीज़ें शामिल की गई हैं वो आपके सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में शामिल की गई हैं। और नॉर्थ ईस्ट से संस्कृति के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरीके से जुड़ने वाला ये जो मैदान है वो पहला होगा। मतलब अभी तक असम से 2 और चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कांजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। और अब ये जो तीसरा स्थल जुड़ा है वो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जुड़ा है, इसको याद रखिएगा। बाकी कांजीरंगा और मानस जो है वो किस प्राकृतिक धरोहर के रूप में, नेचुरल जो आपका हेरिटेज है उसके रूप में जुड़े हुए हैं यूनेस्को के अंदर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है, जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली बात क्या की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सदन के अंदर में जवाब मांगा गया था कि अभी जो है लगभग हमारे यहाँ पे 357 जो हाई कोर्ट में जजेस की सीट जो है वो वैकेंट पड़ी हुई हैं, वैकेंसीज जो है वो खाली हैं। तो हाई कोर्ट जजों की ये जो सीटें हैं खाली जो बची हैं, इनको भरने के लिए क्या प्रोग्रेस, क्या प्रोसेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इसको लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके जवाब में जो है सेंटर ने बोला कि लगभग 219 पदों के लिए प्रपोजल के लिए हमने मांगा था अलग अलग हाई कोर्ट से नाम वगैरह। ये 219 हमें मिल गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने नाम रिकमेंड नहीं किए हैं या फिर लिस्ट नहीं दी है। इसकी वजह से काम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है, तो एक जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम है, ये क्या काम करता है, इसमें 5 जज होते हैं कॉलेजियम के अंदर में, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 4 अन्य जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और ये मिल करके बहुत सारे नाम जो आए होते हैं अलग अलग हाई कोर्ट से, उनमें से क्या करते हैं, जजों को चुनते हैं कि किस हाई कोर्ट में कौन से जज को बिठाया जाएगा। तो बेसिकली ये जो पूरा सिस्टम है कॉलेजियम के द्वारा होता है। अगर बात की जाए यहाँ पर कि न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली किस तरीके से काम करती है और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, तो अगर बात की जाए कॉलेजियम की, मैंने बता दिया कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण, इनसे रिलेटेड जो भी काम है वो आपका कॉलेजियम ही देखती है। ठीक है, संविधान में ये सारे टर्म नहीं लिखे गए हैं कॉलेजियम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। दूसरी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ही आपस में कॉलेजियम के सदस्य कौन होंगे उनका चुनाव करते हैं जनरली वरिष्ठता के आधार पर। जो भी सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, जनरली ऐसा बोला जाता है कि कॉलेजियम में उनको रखा जाएगा। बट कई बार डिस्प्यूट भी हुए हैं कई सारे कि जो सीनियर नहीं है उनको भी इसमें शामिल कर किया गया है, तो फेवरेटिज्म का भी इनके ऊपर में आरोप लगता रहता है। खैर, यहाँ पर बात की जाती है कि ये काम क्या करते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम जो होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 और जजों से मिलकर के बनता है। और ये अलग अलग जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में साथ के साथ अलग अलग जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे जजों की अपॉइंटमेंट के लिए भी कानून जो चीज़ें बनाते हैं, साथ के साथ में उनका ट्रांसफ़र से भी रिलेटेड सारे जो डिसीजंस है वो लेते हैं। अगर आर्टिकल्स की बात की जाए कि कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत जो है वो जजों की नियुक्ति की जाती है, तो अगर बात होगी सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से रिलेटेड तो आर्टिकल 124 आ जाएगा। और अगर बात होगी हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से रिलेटेड तो आर्टिकल 217 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में ही क्या होंगे, जजों की नियुक्ति के लिए आपके संविधान में मेंशन की गई है चीज़ें। और ये सारी चीज़ें कब होती हैं, अगर बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे करानी है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा जो होंगे क्या होंगे, चुने जाएंगे। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो नियुक्ति होती है वो क्या होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो भी रिकमेंड करती है कॉलेजियम, उनमें से चुन करके राष्ट्रपति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की नियुक्ति। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जजों की नियुक्ति करता कौन है, राष्ट्रपति करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए क्या प्रोविजंस है, तो सबसे पहले आर्टिकल याद रखिएगा 217। हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन इसमें क्या क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होंगे और राज्यपाल भी होते हैं, पर्टिकुलर उस राज्य के जिस राज्य के हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल को भी शामिल किया जाता है। राज्यपाल के परामर्श से और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति जो करते हैं, सुप्रीम जो हाई कोर्ट होती है वहाँ पर भी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हो सकता है राष्ट्रपति करते हो और राज्यों के लिए कोई और करता हो, हाई कोर्ट्स के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही जगह राष्ट्रपति जो हैं वो क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। अब चलते हैं इस एडिटोरियल की तरफ। ये जो एडिटोरियल है बेसिकली बिम्स्टेक से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में आपका जो आईआर वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और रिलेट कर सकते हैं आप। बोला जा रहा है क्या कि सेकंड टाइम ऐसा होगा कि बिम्स्टेक की अध्यक्षता इंडिया करने वाला है। सितंबर में आई थिंक इसकी मीटिंग होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या बात बोली गई है, सबसे पहले तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर आपके नाम से ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मल्टी सेक्टोरल यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर में टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तकनीकी और आर्थिक जो सहभागिता बढ़ाने के लिए इस पूरे बिम्स्टेक को फॉर्मेशन किया गया है। अगर हम बात कर लें बिम्स्टेक में कितने सदस्य हैं, तो बिम्स्टेक में आपके जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं, सबसे पहले फॉर्मेशन कब हुआ है, तो 6 जून 1997 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। कौन सा डिक्लेरेशन था, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये हमेशा पूछा जाता है कि बिम्स्टेक का गठन किस घोषणा पत्र के द्वारा किया गया है, तो बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन यानी कि बैंकॉक
बैंकॉक घोषणा पत्र किससे रिलेटेड है? बिम्स्टेक से रिलेटेड है। पहले तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगर बात करें कि इसमें इनिशियली जब ये बना था तो इसमें बिस्ट, इससे याद रखिएगा आप, 4 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर के इसको बनाया था, जिसमें सबसे पहले जो है वो बांग्लादेश, उसके बाद I फॉर इंडिया, उसके बाद में यहाँ पर S फॉर श्रीलंका, और चौथा जो था वो था थाईलैंड। इन 4 ने मिलकर के क्या किया था, ये बिम्स्टेक बनाया था। बाद में फिर इसमें बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें जुड़ गई, और एट प्रेजेंट अभी लगभग 7 कंट्रीज़ बिम्स्टेक के अंतर्गत है। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड ये तो इनिशियली थे। बाद में कौन जुड़ा है? म्यांमार, भूटान और नेपाल। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो भारत के पड़ोसी राज्य हैं वो यहाँ पर पड़ोसी जो देश हैं वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। साथ के साथ इसमें मेजरली कौन कौन से देश हैं जो कि आपके बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं, वो आपके इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, आप नेपाल, भूटान को छोड़ दें तो जनरली आपको बे ऑफ बंगाल रीजन में जो आपके कंट्रीज़ हैं वो इसमें आपको पार्टिसिपेंट दिखाई देंगी। और बेसिकली यहाँ पर इसी से रिलेटेड ये पूरा जो टॉपिक है, यहाँ पर बात बोली गई है कि अभी जो सेकेंड मीटिंग जो है अध्यक्षता करने वाली है इंडियन गवर्नमेंट, तो इसमें बात बोली गई है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। तो सबसे पहली बात की जाएगी स्ट्रेंथिंग टाइज विथ ईस्टर्न नेबर्स। तो यहाँ पर जो भारत के पूर्वी एरिया में रहने वाले या फिर पूर्व के साइड में रहने वाले जितने भी उनके नेबर्स हैं, जितने भी पड़ोसी हैं, उनके साथ में जो है संबंधों को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक की महत्व, रिलेवेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जितने भी स्टेट्स, कंट्रीज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। उनके साथ अगर बांग्लादेश की आप बात कर लीजिए तो भारत के साथ अच्छी खासी सीमा जो है वो साझा करता है। साथ के साथ में अगर आप बात कर लीजिए कि श्रीलंका के साथ में अभी कुछ डिस्प्यूट रहे, लेकिन अब चीज़ें फिर से ठीक हो रही हैं, और हमारे यहाँ से बहुत सारा पर्यटक जो हैं, टूरिस्ट जो हैं वो श्रीलंका में जाते हैं, और श्रीलंका के लिए इंडिया की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। तो कई सारे हमारे जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पर इकोनॉमी के लिहाज से भी हमारे लिए ये सारे हमारे जो देश है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए स्ट्रेंथिंग टाइज विद ईस्टर्न नेबर्स, ये बिम्स्टेक की पहली रिलेवेंस है। दूसरी बात है टू पार्ट ऑफ द रिट्रीट। यहाँ पर बेसिकली दूसरी बार जब अध्यक्षता करने के लिए जा रही है भारत, तो यहाँ पर कई सारे कंट्रीज़ है, जैसे कि श्रीलंका के साथ में मछुआरों को लेकर के इशू है, अगर हम बात कर लें। साथ के साथ में नेपाल के साथ में जैसे गवर्नमेंट बदलती है, इंडिया के साथ रिलेशन जो है वो बदल जाते हैं। म्यांमार में अगर बात करें तो वहाँ पर मिलिट्री शासन है। तो यहाँ पर अलग अलग जो इस पूरे बिम्स्टेक ग्रुप के जो सदस्य देश हैं उनके अलग अलग क्या है चैलेंजेस हैं, और हर कोई चाहेगा कि ये जो संस्था बनी हुई है बिम्स्टेक नाम की, इसके अंदर में आकर के वो अपनी अपनी समस्याओं को रखें और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा इसके ऊपर में बात करें। और इस सब के लिए जो है इंडिया की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। साथ के साथ में हमें मालूम है साउथ चाइना सी में इंडिया का जो चाइना है उसका प्रभुत्व कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में वो बे ऑफ बंगाल के साइड में भी अपना कूच कर ले। तो इससे बचने के लिए पहले ही बे ऑफ बंगाल के ये जितने भी खाड़ी जो देश हैं, जितने भी हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ है, उनको एक साथ रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ से भी प्लस इकोनॉमिक पर्पज़ से भी। साथ के साथ अगर बात की जाए कि बिम्स्टेक के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं जनरली हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं, तो अगर इनके साथ हम अपने संबंधों को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, स्ट्रेंथन कर लेते हैं, तो इकोनॉमिक जो हमारा एक कहना चाहिए कि रास्ता और ज़्यादा खुल जाएगा। इकोनॉमिक खुलने का क्यों मतलब है, क्योंकि ये जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ है ना, अकेले जीडीपी का 2.7 ट्रिलियन जो है वो क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये जो बिम्स्टेक है वो बहुत ही इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, और अगर इंडिया इनके साथ रिलेशंस अपने अच्छे करता है तो व्यापार के लिए नए सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के बिम्स्टेक की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, और जितने भी बाईलेटरल ट्रीटीज़ वगैरह हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, इन बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज़ के साथ में होंगे, तो डेफिनेटली इंडिया को आगे चल के फ़ायदा होगा। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया का क्या होना चाहिए अप्रोच, कोऑपरेशन को और ज़्यादा क्या करना, स्ट्रेंथन करना, और जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रखना। जो भी कॉन्फ्लिक्ट इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में थोड़े बहुत हैं, वाद विवाद जो भी चीज़ें हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, उन सबको रिजॉल्व करना। अगले जो मीटिंग की अध्यक्षता इंडिया करेगा उसका यही पर्पस होना चाहिए। इसको लेकर के ये जो एडिटोरियल है वो बात करता है। ठीक है, अगला जो एडिटोरियल है वो एजुकेशन से रिलेटेड है।
यहाँ पर बेसिकली बात बोली गई है बच्चों से रिलेटेड। और बच्चों से रिलेटेड कौन सी 2 स्कीम्स के बारे में बात की गई है। पहली बात तो बोला गया है कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, जो हम जानते हैं कि यहाँ पर बालकृष्ण जो स्वामी थे, बालकृष्ण थे, उन्होंने श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण समिति, उन्होंने क्या किया था, रिकमेंडेशन दी थी डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के। अभी यहाँ पर इस एडिटोरियल में जो बात की जा रही है वो किसके बारे में बोली जा रही है, वो स्टूडेंट्स जो हैं, चिल्ड्रंस जो हैं, उनके डाटा से रिलेटेड है। अभी हमने कई सारे ऐसे डिजी लॉकर वगैरह जैसी चीज़ें बना रखी हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं, अपना रिजल्ट वगैरह अपलोड करके रखते हैं, सेफ़ रहता है वो। साथ के साथ में आपने देखा होगा कि एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ में डाटा शेयर करते हैं। तो बच्चों की डाटा की जो प्राइवेसी है उसको लेकर के क्या चैलेंजेस हैं इंडिया के अंदर, इसके बारे में एडिटोरियल बात करता है। 2 टॉपिक के ऊपर में बात की जाती है। सबसे पहले तो यूडाइस प्लस जो है इंडिया का एक इनिशिएटिव है, 2018 में चालू किया गया था और ये बेसिकली चिल्ड्रंस का डाटा कलेक्ट करने से रिलेटेड था। दूसरा जो है वो है अपार भी एक स्कीम है जो कि डिजिटल रूप से डाटा को किस तरीके से स्टोर करके रखना है इसको लेकर के बात करता है। और एक यूनिक आईडी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराता है जिसमें बच्चों से रिलेटेड सारे डाटा जो होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पूरा एडिटोरियल बात किसके बारे में कर रहा है कि एक कंसर्न है। कंसर्न क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक थर्ड पार्टी जो है क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। थर्ड पार्टी इट मीन्स कि ये सारी सुविधा, जैसे डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर को किसी दूसरी कंपनी ने बनाया है, तो उसको जो होल्ड करने वाली, उसको रेगुलेट करने वाली पार्टी जो है वो ऐप बनाने वाली क्या है, कंपनी है। यहाँ पर बेसिकली मुद्दा ये रहता है कि इसकी वजह से क्या होगा, इस ऐप में या फिर इन सारी जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर जो भी डाटा बच्चों का स्टोर होगा उसकी सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी को लेकर के क्या स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है, इसके बारे में जानना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे पेरेंट्स का भी ये कंसर्न रहता है कि बच्चों का पर्सनल डाटा क्या हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। तो इसको लेकर के ये पूरा जो आर्टिकल है बेसिकली बात बोली गई है यहाँ पर। और बोला गया है कि ये जो यूडाइस या फिर अपार हैं, इन सारी चीज़ों को क्या है, बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्पेशली जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारी, उसको अच्छे तरीके से ले करके चलना चाहिए, सो दैट क्या ना हो, डाटा प्राइवेसी जो है वो बच्चों की भी ब्रीच ना हो। और जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का आया है उसको और भी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर डीपी इसको बोला जाता है, डिजिटल क्या है इसका फुल फॉर्म, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसको और स्ट्रॉन्ग तरीके से लाने की बात की गई है। ठीक, बात करें अगर यहाँ पर किसके बारे में, अपार स्कीम के बारे में, APAR यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, अपार। यहाँ पर जो है ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है। ऑब्वियसली शिक्षा से रिलेटेड है अगर, तो कहाँ शुरू की जाएगी, शिक्षा मंत्रालय से। ये क्या है, एक राष्ट्र एक छात्र ID है। ठीक है, तो 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID है, जहाँ पर एक स्टूडेंट के बारे में सारा डाटा होगा। सारा डाटा कहने का क्या मतलब है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, इसमें शामिल होगा आपका स्टूडेंट का डिजिटली स्कोर, अचीवमेंट्स, जितना भी अलग अलग क्लासेस में उन्होंने क्या किया है, बच्चों ने जितने परसेंटेज या फिर जो भी ग्रेडिंग होती है वो अगर अचीव किया है। साथ के साथ स्पोर्ट्स स्किल ट्रेनिंग कितनी मिली है बच्चों को, इससे रिलेटेड डाटा होगा इसके अंदर में। साथ के साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे क्रेडिट स्कोर दिए जाएंगे जो कि बच्चा क्या है अपने आगे हायर एजुकेशन में या फिर जब वो जॉब लेने जाएगा तब वो उसको यूज़ कर सकता है। मीन्स कि कई सारे बच्चे होते हैं ना कि जो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, और उनको बोला जाता है कि ये बहुत ही होनहार बच्चा है हमारा, जिसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड भी मिलता है। तो ऐसे सारे बच्चों के लिए क्या है, स्पेशली अलग से क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा। और उस क्रेडिट स्कोर के बेस पे क्या होगा, आने वाले समय में अगर वो हायर एजुकेशन लेने जाते हैं या एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो उन चीज़ों को दिखा सकते हैं कि देखिए पास्ट में मेरा ये परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आधार नंबर के साथ साथ क्या किया जाएगा, जितने भी डाटा वगैरह गवर्नमेंट के होंगे, गवर्नमेंट की जितने भी और बाकी सारी स्कीम्स है उसको मर्ज किया जाएगा और स्टूडेंट को एक 1 स्टॉप सोल्यूशन जैसी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें बच्चों का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ वगैरह एक जगह पर स्टोर होंगे। तो इस तरीके से ये जो अपार योजना है बेसिकली जो एक यूनिक ID प्रोवाइड करता है बच्चों को, लेकिन इसको लेकर के, इसके मिसयूज़ को लेकर के कंसर्न समय समय पर उठता रहा है। इसको ही ठीक से क्या टैकल करने की बात बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक नया फैक्ट जो है वो मिला है अपार योजना के रूप में। अगर पूछा जाए कि एजुकेशन सिस्टम में अभी वर्तमान में क्या चैलेंजेस हैं, तो वहाँ पर साथ के साथ गवर्नमेंट ने क्या सुधार किए हैं, क्या यूनिक चीज़ें की हैं, तो आप इसको बता सकते हैं। लेकिन आप इसको ये भी बताएंगे कि इसमें मिसयूज़ भी हो सकता है थर्ड पार्टी एंट्री की वजह से, तो उसको ठीक करना गवर्नमेंट का बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, बाय बाय एंड टेक केयर।